हाँ तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। कहते हैं जी कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे प्यारे से श्रेणियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। याद रखिएगा, मोटिवेशन कोट्स आपको प्रत्येक दिन अच्छा मोटिवेट फील मतलब अच्छा मोटिवेट फील कराता है। लेकिन आज मोटिवेशन के साथ साथ आज आपका इतना बढ़िया मॉडल सेट 2 होने वाला है साइंस का। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप 2023 में पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप किसी भी हाल में ना छोड़ें, मेरी यही सलाह है आपको, है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जी कि ये फील कैसे आता है। जब आप पेपर देने जाओगे ना, इस तरह से आप बैठोगे, ठीक है, और आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे 48 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको लगता होगा कि सर हमारा तो 40 में 40 सही होगा। मेरे भाई, मैं अभी थोड़ी देर पहले मतलब कि आज ही पेपर दे करके आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ ना, जाने हुए क्वेश्चंस में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस 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 बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना फायदा है। नहीं तो आप बिना प्रैक्टिस के अगर जाओगे ना, तो आपके क्वेश्चंस बहुत गलत हो जाते हैं, आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग हैं, देखिए, ऐसा फील कीजिए कि आप आज एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आज आप लोग करने वाले हैं 48 में से कम 45 यानी कि 45 क्वेश्चन सही। ये मेरी बहना है, भाई भी हैं, यहाँ पर मेरे स्पेशल भाइयों के लिए है मेरे शेर। सब फटाफट से आप लोग, ठीक है, ऐसे आप लोग बैठे रहेंगे, सामने पेपर होगा, भीड़ भड़क्का दे करके तुम डर मत जाना, अच्छे से क्वेश्चन करना। और क्वेश्चन देखिए, जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये बिहार बोर्ड आपके पीछे दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए ये चैनल प्यारे बच्चों वरदान साबित है। ये चैनल आप लोग के लिए ही है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इस पर पढ़ें। अभी से लेकर एग्जाम तक आपका यही होना चाहिए कि फुल नंबर आना चाहिए, फुल टोटल में टोटल साइंस के जितने भी नंबर्स होते हैं एग्जाम में पूरा आना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। देखिए, एग्जाम में गोला भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग कृपया गोला जब भी भरें प्यारे बच्चों तो बिल्कुल अच्छे से भरें। काला या ब्लू पेन से भरना है। गोला भरने जाओगे तो बिल्कुल अच्छे से गोला भरना, ठीक है ना। गोला बाहर मत करना, नहीं तो आप क्वेश्चंस तो जानोगे लेकिन गोला भरने में ही गलती कर दोगे, ठीक है। तो गोला अच्छे से भरना। तैयार हो जाइए, फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी दिशा ऑनलाइन क्लासेस को चाहने वाले लोग हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कीजिए। और आज हो जाए एक बार फिर से, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। आज 48 क्वेश्चंस में आप लोगों ने पहले वाले सेट को इतना पसंद किया कि हम दूसरे वाले सेट को भी लेकर आपके सामने हैं। और ये है साइंस का सेट नंबर 2। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, पहला जरूर देख लीजिएगा, तब ये दूसरा है, ठीक है ना। चैलेंज है आप सभी को चैलेंज है जी कि आपको इसमें कम से कम ध्यान रखना है कि 48 में से आपको 40 नंबर लाने हैं। 48 में से आपको 40 नंबर लाने हैं। इसके नोट्स को आपको कैसे मिलेंगे, तो इसका नोट्स लेने के लिए आप संपर्क करेंगे इस नंबर पर 7700879453। इसका ही नोट्स नहीं, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे। फीस 251 रुपये, 1 साल का, ऑल सब्जेक्ट 1 साल जुड़ जाएंगे, ठीक है। आइए टेस्ट को शुरू करते हैं प्यारे साथियों, कि है ना, क्या आप लोगों ने हमारा चैनल एक्सेप्ट किया? यस हमने किया सर, हमने किया। तो चलिए एक बार प्यारे बच्चों, हमने बार बार कहा कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं है, आप उन्हें याद रखें और मन से पढ़ें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, लेके प्रभु का नाम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखेगा और पहला ही क्वेश्चन थे। कहते हैं अगर स्टार्टिंग बढ़िया होता है तो पूरा पेपर अच्छा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि दर्पण सूत्र कौन सा है। भाई मेरे, दर्पण सूत्र कौन सा है? आप सभी ने पढ़ा है कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र 2 होते हैं। तो दर्पण सूत्र पॉजिटिव होते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हमारा दर्पण सूत्र हुआ। और लेंस में होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रखिएगा कि दर्पण प्लस होता है और लेंस माइनस होता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, लेंस उत्तल हो या अवतल हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देख लीजिए, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने 48 क्वेश्चन है। ओजोन परत पाया जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ा है कि ओजोन परत पाया जाता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया था, ये अंग्रेजी में दिया रहेगा सर, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, एक्सोस्फीयर में, या फिर आयनोस्फीयर में, या फिर ट्रोपोस्फीयर में। भाई मैंने बताया था कि ओजोन परत के बारे में, यह वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है। कहाँ होता है बताओ सर? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। बोलो हाँ या ना। यस होता है ना भाई मेरे, ये होता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, समताप मंडल में। कहाँ होता है? समताप मंडल में। मैंने जानकर ये क्वेश्चन दिया था ताकि 1-2 गलती भी तो करो, है ना। हम इसे कहते हैं समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ होता है? समताप मंडल में। और समताप मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है। हो गया ना गलती? हो गया ना। चलिए इसका फार्मूला बताओ।
ओजोन परत बच्चों हमें किससे बचाता है? तो ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन परत का, ओजोन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? O3 इसका फार्मूला होता है। और ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक गैस कौन सा है? CFC। क्या है? CFC। ओजोन परत में छिद्र होने से कौन सा रोग हो सकता है? तो गुरुजी मेरे त्वचा कैंसर। क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे बहुत सारे रोग हमें हो सकते हैं। मंडलों की संख्या कितनी होती है? तो भाई 5 मंडल होते हैं। कितने होते हैं? 5 मंडल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यस, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला सीरीज है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग है? ठीक है ना, निम्न में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, आंख प्यारे बच्चों कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता। अग्न्याशय, देखो अग्न्याशय भी उत्सर्जी अंग है बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पर ये होना चाहिए, निम्न में से कौन प्रमुख उत्सर्जी अंग है? सॉरी, क्या होगा? प्रमुख नहीं, अग्न्याशय नहीं होता ना, प्रमुख उत्सर्जी। अग्न्याशय तो बच्चों एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे क्या निकलता है बताओ? यस सर, इससे इंसुलिन निकलता है। अग्न्याशय से मेरे बच्चे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। आंसर होगा वृक्क, यानी कि जो किडनी होता है वो मनुष्य का उत्सर्जी अंग है और यह प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, हमने जो एग्जाम देने गया था बच्चों, वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था बच्चों छोटी आंत। क्या था? छोटी आंत। और आप सभी को पता है कि छोटी आंत कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि शुक्राणु बनता है कहां पर? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी दोस्तों को बुलाएं वीडियो को शेयर करके और फिर देखें क्या मजा आता है। क्वेश्चन बच्चों कि शुक्राणु कहां बनते हैं? देखो शुक्राणु बनते हैं वृषण में। आपको मैंने पढ़ाया था कि शुक्राणु बच्चों पुरुष का हिस्सा है, पुरुष के, और पुरुष के वृषण में बनते हैं। वृषण की संख्या कितनी होती है गुरुजी मेरे? वृषण की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2, है ना, इसकी संख्या 2 होती है। और पुरुष में होने वाला जो नसबंदी होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वैस्कोटॉमी। क्या कहलाता है? वैस्कोटॉमी कहलाता है, भूलना मत मेरे भाई। और वृषण में बनना, वृषण में बनते हैं शुक्राणु, है ना। चलिए, और पहले बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं में क्या बनता है, तो महिलाओं में अंडाणु बनता है। महिलाओं में क्या बनता है? अंडाणु। पुरुष का हार्मोन, है ना, वृषण से जो हार्मोन निकलता है उसमें क्या पाया जाता है? तो बच्चों उसमें टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि ऑक्सिन क्या है। यस, फटाफट से बताएंगे कि ऑक्सिन क्या है। ठीक है, ऑप्शन से एक हार्मोन है, वसा एंजाइम है। बच्चे ऑक्सिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। पादप का मतलब पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको कितने हार्मोन पढ़ाए हैं, तो आप शिद्दत के साथ बोलोगे सर 5 पढ़ाए हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सिन और क्या है? तो वृद्धि हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पाया जाता है, तो किसी भी पौधे के सबसे शीर्ष में। ऑक्सिन के बारे में और पूछूं बच्चों, तो यह बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता देता है। अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझा देता है? सबको याद है बच्चों, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड है जो पत्तियों को मुरझा देता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में है? तो एथिलीन गैस के रूप में होता है, और फलों को पकाने के लिए भी होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन फलों को पकाने के लिए भी होता है। यस गुरुजी मेरे, सबको पता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 6 नंबर में कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी इसमें कौन सा वह पार्ट है जो महिलाओं में नहीं पाया जाता है, यानी पुरुष का है। ऑप्शन है बच्चों अंडाशय, ये महिला का ही है। गर्भाशय, ये भी महिला में पाया जाता है। डिंब वाहिनी, ये भी महिला में बच्चों। शुक्र वाहिनी नहीं है, क्योंकि देखो आपको मैंने बताया था यहाँ पर हमारे यहाँ होता है बच्चों, है ना, शुक्राणु बनता है और यहाँ से जो जाता है हम इसे कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। तो पहले बच्चों शुक्रवाहिका जो होता है आपको पता होगा कि यह पुरुष में पाया जाता है। आप मुझे ये बताना कि यहाँ पर कौन सा ग्लैंड होता है, बताना। ठीक है ना, सेशन से पहले यहाँ पर कौन सा ग्लैंड होता है आप लोग मुझे कमेंट करना। यस, हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शरीर, है ना, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आप एग्जाम हॉल में हैं, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को सही सोच कर मारिए। ऐसा नहीं कि हम सबसे पहले आंसर दें, ये सोचिए कि हमारा आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ग्रंथि मतलब ग्लैंड, कौन सी सबसे बड़ी है? तो बच्चों हमने क्या लिखा? लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय या एड्रिनल, ये सब नहीं। सबसे बड़ा होता है बच्चों लीवर। आप सभी को पता है इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.4 ग्राम, 1.4 केजी। 1.4 केजी लगभग हमारा लीवर का वजन होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है बताना। लीवर यानी यकृत, इसका मुख्य काम होता है बच्चों कि किसको, इसका मुख्य काम होता है, यकृत जो है हमारे अंदर, इसका मुख्य काम क्या होता है कि यूरिया को, है ना, यूरिया को अमोनिया में बदलना, है ना। यूरिया को कैसे बदलना? अमोनिया में बदलना। सॉरी बच्चों, अमोनिया को यूरिया में, ना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, ये इसका काम होता है लीवर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है बताइए। यानी पादप मतलब पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन। जल्दी नहीं, सही होना चाहिए सब, मतलब टोटल क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए।
है ना कि पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। पादप मतलब पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? पेप्सिन बच्चों। पेप्सिन ये इंसान में होता है, पेप्सिन ट्रेप्सिन ये सब इंसान में होता है। एड्रिनल भी बच्चों हमारे अंदर होता है। ऑक्सिन देखो, ऑक्सिन ये पौधे में होता है ना। टेस्टोस्टेरोन किसे पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन बच्चों वृषण से निकलता है और यह कैसा हार्मोन है? पुरुष का नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग हार्मोन बच्चों टेस्टोस्टेरोन, इसी की वजह से हमारे पुरुष के अंदर में सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का, ये क्वेश्चन फिजिक्स का आ गया, जितना मैंने पढ़ाया बच्चों वहीं से मैं पूछ रहा हूँ। फिजिक्स का क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बताइए किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यस, तो हमारा जो मानव नेत्र है बच्चों, उसके दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर, और ये हमारे आंख का सबसे पिछला भाग होता है, सबसे पिछला भाग। अगर मैं पूछूं बच्चों मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, याद रखना कि उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मानव नेत्र है ना, मानव नेत्र में बच्चों कितना मेगापिक्सल का कैमरा होता है, तो 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। अगली बात है बच्चों मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो भाई मेरे है ना वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक है तो उल्टा होगा ही, वास्तविक उल्टा एवं क्या बनता है? छोटा बनता है, याद रखिएगा मानव नेत्र में, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कुछ सीखना भी है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि निकट दृष्टि दोष, निकट में होता है 3 अक्षर, निकट में तो उसके 4 अक्षर वाला होगा, बेलनाकार नहीं, अवतल। क्या होगा? अवतल। निकट दृष्टि दोष में होता है अवतल लेंस। आप सभी लोग फटाफट से कमेंट करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं फटाफट से, है ना। उत्तल देखो, उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस में होता है बच्चों है ना दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष होता है। बेलनाकार लेंस के लिए होता है क्या हमारा? बेलनाकार लेंस तब लगता है प्यारे बच्चों, बेलनाकार लेंस है ना हमें तब लगता है जब हमें क्या हो जाता है, जब बच्चों हमें जरा दृष्टि दोष ना, नहीं जरा दृष्टि दोष नहीं, अबिंदुकता, जब अबिंदुकता बीमारी होती है, यानी 36 की वस्तु अबिंदुकता बीमारी होती है, तब हमें क्या लगता है? बेलनाकार लेंस। अब आपके मन में आता होगा सर अबिंदुकता क्या होता है? जब हमें उदर्ग यानी कि सोई हुई और खड़ी हुई वस्तु टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तब हमें ये चीज लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी आंख की बीमारी है जो चश्मे से ठीक नहीं होती, बताइए, है ना। कौन सी ऐसी आंख की बीमारी है जो चश्मे से ठीक नहीं होती है? यस, मोतियाबिंद। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मेन स्रोत ऊर्जा का क्या है? तो पहले बच्चों सबसे मेन स्रोत है सूर्य, और सूर्य का 1% ऊर्जा कौन लेता है? 1% ऊर्जा लेकर के पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फिर पौधे से कौन लेते हैं? उपभोक्ता। कौन लेते हैं? उपभोक्ता। पौधे क्या कहलाते हैं? तो गुरुजी मेरे पौधे उत्पादक होते हैं। पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। यानी एक क्वेश्चन में से आपको 4 चीजें पढ़ के जानी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, 12वां नंबर क्वेश्चन, फटाफट करिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? मैंने 1-2 बार बताया है बच्चों कि किसका अर्थ जल होता है, ठीक है। जल देखोगे ना आप तो भाई मेरे जल होता है किसका? हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। किसका? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। जल का फार्मूला बताइए, H2O। इसके पहले वाले सेट में मैंने आपसे पूछा था कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, तो रेशियो उसका 2:1 होता है, 2:1 होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके परमाणु भार का रेशियो क्या होता है, तो प्यारे बच्चों इसका परमाणु भार अगर आप देखेंगे तो 2 के मल्टीप्लाई 2 4 होता है। इसका परमाणु भार अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का 8 दूना 16, कितना होता है? 16। ये हो गया 16, ठीक है ना। तो ये कट गया जी 1:, सही है क्या? नहीं, एक इसका 1 ही होता है, यहाँ हो गया 2 और यहाँ, तो इसका 1:8 होता है ना। परमाणु भार का अगर रेशियो पूछे तो 1:8 होता है। खैर आप लोग के एग्जाम में कभी परमाणु भार का नहीं पूछा है, आप लोग का जब भी पूछता है तो परमाणु संख्या ही पूछता है, ठीक है। तो 2:1 होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट से कभी गलत नहीं हो सकता कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। सबको पता है, फटाफट कमेंट करेंगे। यस प्यारे बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक छोटा सा मिस्टेक से आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड पर आप 100% ध्यान दीजिएगा। यह है निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो निर्वात में ही होती है, निर्वात में ही होती है। इसके बाद किस में होती है बताइए? तो निर्वात के बाद किस में होती है? वायु में। और वायु के बाद किस में होता है? जल में। जल के बाद किस में? कांच में, ठीक है ना। कांच के बाद बाकी वगैरह सब चीजें होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक प्यारे बच्चों ठोस में होता है, द्रव में या गैस में, तो क्या बताएंगे? कमेंट कीजिए सब लोग, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, ये शायद काम नहीं कर रहा है, 1 सेकंड। कभी कभी ऐसा हो जाता है जी, है ना, गर्मी का मौसम है ना शायद। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा।
14वां नंबर क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी का विघटित होकर, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा और बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन आपको 100% सही करना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। अगर यहाँ पर आपको दो चीज याद रखना, और भोजन का पचना प्यारे बच्चों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना जो होता है उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। क्या होता है? उपचयन। और श्वसन भी पूछा जाए, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन भी बच्चों ऊष्माक्षेपी है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी श्वसन भी है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दही का एग्जाम एक बार बच्चे ने पूछा था, सर दूध है ना, दूध से दही का बनना बच्चों किण्वन प्रक्रिया है। कौन सा है? किण्वन। एग्जाम में पूछा गया है किण्वन, ठीक है ना, किण्वन प्रक्रिया बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की उपचयन वह प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MVBI प्रश्न है ये, ठीक है, कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग होता है। सही बात है। देखो, जहां ऑक्सीजन का योग हो तो हाइड्रोजन वियोग होगा ही होगा। आगे लिखा है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये भी सही बात है। इसका मतलब है इनमें से सभी होगा। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा और आपको रंगाते समय हल्का सा भी गलती नहीं करना है। और बच्चों, अगर आप एक क्वेश्चन को जब तक 20 बार 25 बार पढ़ के नहीं जाओगे ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है। आपके अंदर डर हमेशा रहेगा कि गलत है ना, क्योंकि यहाँ आपको लगता है सर हम कर लेंगे, जब वहाँ जाओगे ना, जब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो हाथ थर थर करने लगते हैं। हम डरा नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है कि पादप में यानी कि पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कि जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम भोजन का, प्यारे बच्चों, भोजन का स्थानांतरण करता है। पूछा गया है कि फ्लोएम क्या करता है? जल का वहन जाइलम करता है, जाइलम। और फ्लोएम में मैंने बताया था बच्चों, चालनी नालिकाएं होती हैं। फ्लोएम में क्या होता है? चालनी नालिकाएं होती है। याद है कि नहीं? बताओ। नालिकाएं होती है। कौन सी नालिकाएं? चालनी नालिकाएं होती हैं। अगला लिखा है भोजन का संवहन। तो भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम, है ना। फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती है? फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। यह बच्चों कैसे काम करता है? एक दिशा में कि दोनों दिशा में? तो फ्लोएम दोनों दिशा में, तो यह द्विदिशीय है। कैसा है? द्विदिशीय कार्य करता है। फ्लोएम द्विदिशीय करता है। इसमें चालनी नालिकाएं होती हैं, चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, है ना। तो है ना, भोजन बनता क्या है पौधों में? ग्लूकोज के रूप में। जमा क्या होता है? बताना, जमा क्या होता है ना। जमा होता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और स्थानांतरण किस रूप में होता है? स्थानांतरण होता है बच्चों पौधों में भोजन सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों की पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? आपको क्वेश्चन गलती एकदम नहीं करना है। तो बच्चों देखो, ऑक्सिन जो है ना, यह एक वृद्धि हार्मोन है। यह पत्तियों को कभी नहीं मुरझाता, वृद्धि हार्मोन है ना। जिब्रेलिन भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, यहाँ पूछा साइटोकाइनिन, ठीक है ना। साइटोकाइनिन क्या होता है? यह रक्षक हार्मोन है, रक्षक। यह क्या करता है कि क्लोरोफिल को अधिक समय तक बनाए रखता है। पढ़ाया है मैं आप लोगों को, क्लोरोफिल को अधिक समय तक बनाए रखता है। आंसर होगा बच्चों एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, यह बच्चों क्या होता है? यह मुरझाने वाला काम करता है, मुरझाने के लिए यह काम करता है, ठीक है ना। और यह ऑक्सिन और जिब्रेलिन के विपरीत काम करता है। इसमें ना तो कोशिका विभाजन होता है, ना ही कोशिका दीर्घन होता है। यह फल आने में, फूल आने में, बीज आने में, सभी चीज में यह बाधा करता है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार का यह एक बाधक हार्मोन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है कि यह कौन सा हार्मोन है? तो भाई मेरे यह एक बाधक हार्मोन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा गया कि प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी कि प्रकाश कौन से तरंग का उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आप पूरे में से पूरे ऑब्जेक्टिव सही करोगे 230, है ना, हर सब्जेक्ट को मिलाकर के 230 आते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है आपके 230 में से 230 आएंगे और स्कूल से मिलेंगे आपको 40 में से, तो 270 तो आपको ऐसे ही हो जाते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और इसको मिला करके। बाकी के लिए हम हैं, सब्जेक्टिव की वीडियो भी आपके लिए बनाई है, बहुत जल्दी मिलेगी। कहते हैं कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, कौन सा है बच्चों? तो ध्वनि तरंग प्रकाश तो बिल्कुल भी नहीं है, विद्युत चुंबक की तरंग, ठीक है ना, है ना। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबक की तरंग होता है। क्योंकि देखिए प्रकाश में दो गुण होता है, एक होता है बच्चों प्रकाश कण के रूप में होता है, कण के रूप में फोटान, कण के रूप में भी है प्रकाश, एक तो कण के रूप में होता है, एक तो बच्चों तरंग के रूप में होता है। कण के रूप में होता है फोटान, क्या होता है? फोटान, है ना। और तरंग के रूप में होता है विद्युत चुंबक की तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए ठीक है, याद रहेगा। यस
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों की समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है, और ये क्वेश्चन आप लोग सबसे ज्यादा बार पढ़ चुके हैं कि समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है। 100% सही करना है। समजात अंगों का उदाहरण देखो बच्चों, समजात का मतलब होता है कि उसकी रचना एक जैसी हो, रचना एक जैसा, रचना एक जैसा, काम अलग, काम अलग अलग, काम कैसा होता है अलग अलग। तो पढ़िए पहला ऑप्शन, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद मतलब अगला पैर। देखिए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद दोनों सेम होता है। भैया थोड़ा सा पानी दीजिए ना, अति करिए, है ना। चलिए, हमारा हाथ और कुत्ते का पैर दोनों देखने में एक जैसा होता है, लेकिन प्यारे बच्चों उसके काम अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ये होगा हमारा समजात अंग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार, सबसे अधिक बार पूछा गया है और मुझे पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आप गलती मत करना प्लीज बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा गया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। बच्चों हमारा आहार नाल देखो, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है, तो लगभग कह सकते हैं हम लोग 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। और इसका सबसे लंबा भाग अगर बात करें, जल्दी से बताना, तो इसका सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है, आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, जो 6 से 8 मीटर लगभग होता है, 6 से 8 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आहार नाल स्टार्टिंग कहां से होता है, तो प्यारे बच्चों आहार नाल होता है मुख गुहा से शुरू। कहां से होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा के बाद यह ग्रसनी से होता हुआ, ग्रसनली है ना, ग्रसनली से, सॉरी ग्रास नली से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ, और फिर हमारा जाता है कहां पर, निगल द्वार। इसके होते हुए के बाद जाता है अमाशय में, अमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद बच्चों सबसे लास्ट में भोजन कहाँ जाता है, तो सबसे लास्ट में भोजन जाता है मल द्वार में। कहाँ जाता है, सबसे लास्ट में जाता है भोजन मल द्वार में, याद रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा हो गया, छोटी आंत। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आहार नल बताइए, है ना, कि आहार नाल सॉरी सबसे पहले मुख में किसका पाचन होता है, मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख में। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, एक आपके एग्जाम में आता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन बच्चों करता है पेप्सिन, है ना, पेप्सिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन, है ना। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यस। और प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन। कौन करता है, टाइलिन। टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है, टाइलिन। ठीक है ना। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है हमारे मुंह में, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुंह में होती हैं। बच्चों प्रैक्टिस आप पढ़ के छोड़ दोगे ना, कभी कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे। ठीक है ना, जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे ना, बार बार कुछ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। देखो बच्चों हमने क्या बोला कि अधिकांश पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें नर लिंग और मादा लिंग दोनों होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प हैं जिसमें एक लिंगी होते हैं। जैसे एक लिंगी पुष्प का उदाहरण सबसे फेमस क्वेश्चन है 2011 से लेकर के 2022 तक में। ये क्वेश्चन कम से कम अगर आप मुझसे पूछो तो 4 से 5 बार पूछे गए हैं, 4 से 5 बार। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, तो मेरे भाई याद रखना कि पपीता जो होता है ना, इसमें एक लिंग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, है ना। और उड़हल के पौधे जो होते हैं ये सब में, सरसों सब में, इसमें द्विलिंग होते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अपघटक का उदाहरण कौन सा है। अपघटक क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया ना कि अपघटक जो अंतिम रूप से, प्यारे बच्चों, किसी भी जीव को, चाहे वह पौधा हो या कोई जीव हो, मरने के बाद जो उसे खाता हो, हम उसे अपघटक कहते हैं। तो अपघटक का उदाहरण कौन सा है, तो देखेंगे कि कवक क्या है, अपघटक है। बाघ क्या है, उपभोक्ता। बाघ क्या, उपभोक्ता। अच्छा बताइए हरे पौधे क्या होते हैं, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। हरे पौधे को हम क्या कहते हैं, उत्पादक, याद रखिएगा। यस, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव, ध्यान दीजिएगा, मानव जनन अंग चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, किस उम्र में आपका जनन अंग जो होता है वह काम करने लगता है, बताइए, है ना। तो मेरे भाई किस उम्र में, तो याद रखिएगा मानव जनन अंग जो है 12 वर्ष की आयु में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, 12 साल में आपका जनन अंग जो है वो काम करने लगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या आता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, एक होता है अबसारी, एक होता है अभिसारी। कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है, तो भाई मेरे अपसारी हम लोग कहते हैं अवतल को, अवतल को अपसारी कहते हैं। और उत्तल को क्या बोलते हैं, उत्तल को हम लोग अभिसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है, तो अपसारी कहलाता है अवतल।
लेकिन दर्पण में यह उल्टा होता है। अगर आपसे दर्पण में पूछा जाए तो अपसारी दर्पण अगर बोलता, अपसारी दर्पण, तो आंसर होता बच्चों उत्तल। क्या होता? उत्तल। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि है ना, शब्दकोश के छोटे अक्षरों के को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ध्यान दीजिए, शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं और डिक्शनरी के शब्द बहुत छोटे होते हैं, उसको पढ़ने के लिए जूम करना पड़ता है। और जूम करने वाला लेंस कौन सा है पता है आपको? कि जूम करने के लिए बच्चों लेंस चाहिए उत्तल। क्या चाहिए? उत्तल। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अवतल वाला काट दीजिए, अवतल तो होगा नहीं, आंसर होगा उत्तल। अब आगे पढ़ के देखिए फिर क्या लिखा है। अब आपको पता है कि फोकस, जितना कम फोकस होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? पावर होगा, क्योंकि फोकस और पावर में उल्टा संबंध है। फोकस ज़्यादा तो पावर कम, हमें पावर ज़्यादा चाहिए तो फोकस कम लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फोकस है 5 और यहाँ फोकस है 50, तो हमें कम वाला लेना है। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, हमने समझा भी दिया है। ये क्वेश्चन 2023 के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है आने के लिए, ठीक है, तो गलती नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? मैं चाहता हूं बच्चों कि जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में, ऑब्जेक्टिव पूरा बनाने में 2 से 4 मिनट, बस 2 से 4 मिनट में पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व, पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व 2 से 4 मिनट में, अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो। और पहले बच्चों आपको रंगाना है ना, फिर रंगाने में जो समय लग जाए, रंगाने में जो समय लग जाए वो अलग बात है, पर लेकिन सॉल्व करने में 2 से 4 मिनट, ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका खत्म, ऑब्जेक्टिव 4 मिनट में खत्म, बस ये होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा मुद्रा, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं एटीपी को। किसको? एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, है ना, फोस्फेट, है ना, फोस्फेट जो भी होता है थोड़ा सा देख लेना। फास्फेट यहाँ पर लगता है मुझे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, खैर स्पेलिंग में मत जाइए, इसका होता है ट्राइफास्फेट, ठीक है ना। चलिए अब आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों की शोषण 2 तरह के होते हैं, एक होता है वायवीय शोषण। वायवीय शोषण में कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, और एक होता है अवायवीय। तो है ना, वायवीय शोषण में बच्चों 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि यहाँ पर होता है 2 एटीपी, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। हमको पता है कि ये सब चीज़ आपको मालूम है, लेकिन हमें याद दिलाना पड़ता है बार बार, क्योंकि आप भूले ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में चलिए, कहते हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पहले बच्चे बहुत है ना इजी क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्रों के द्वारा, रंध्रों को हम लोग अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। इसी से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या आता है कि हृदय से, ध्यान दीजिएगा, हृदय बहुत बढ़िया बात हो रही है, हृदय की तो पहले हृदय बना लेते हैं, बात हो रही है हृदय की तो पहले हृदय बना लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय से हो रही है बात। चलिए बात किससे हो रही है? हृदय से हो रही है। चलिए ये हमारा हृदय का स्ट्रक्चर बन गया। चलो पढ़िए क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? बताओ, पूरे शरीर में कौन भेजता है? तो पहले बच्चों पूरे शरीर में कौन भेजता है? तो मैंने पढ़ाया था आपको कि ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? अलिंद, अलिंद, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय। क्या बोलते हैं? निलय। तो अलिंद का काम है सिर्फ रक्त को लेना और नीचे भेजना, और नीचे पंप करता है कौन? तो पंप करता है निलय, और निलय ही पंप करता है तो पूरा हृदय में हमारा शरीर चला जाता है ना, सॉरी पूरे शरीर में हमारा रक्त चला जाता है। क्वेश्चन है बच्चों की हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो कभी गलती मत मारना, हमेशा आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? है ना, निलय के द्वारा, निलय के द्वारा। ये क्वेश्चन 2023 के लिए परफेक्ट है, तो आप इसको 100% बच्चे सोचेंगे, है ना, जो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना वो सोचेंगे कौन सा आंसर, लेकिन दिशा ऑनलाइन क्लास का बच्चा 100% सही आंसर मारेगा, आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या लिखा गया है फटाफट से, कहते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? माफ करना बच्चों, ये चैप्टर हमने आपको नहीं पढ़ाया, शायद ये क्वेश्चन सेट नहीं करना था मुझे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि प्राकृतिक ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है ना, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? वो हमारे अम्ल वाले चैप्टर में जो कि पढ़ाएंगे एक दिन में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, कल तक देखिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है बच्चों? देखो संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, आगे हम पढ़ाएंगे, सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और इमली में होता है टार्ट्रिक, क्या होता है?
टार्ट्रिक अम्ल होता है, बोलो हाँ या ना, होता है कि नहीं? यस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए ऑक्जेलिक अम्ल किस में है, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में है बच्चों? टमाटर में। जब हम पढ़ा देंगे आपको तब फिर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल अभी आप क्या कीजिए, सब मिलकर के इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल और बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या आता है, ध्यान से देखिए कि निम्न में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये क्वेश्चन तो कभी गलती नहीं हो सकता मेरे बच्चे से। आहार श्रृंखला का निर्माण, ध्यान दीजिए, घास गेहूं खाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। घास को बकरी और फिर बकरी को मानव, ये हो सकता है। बकरी को गाय, कभी नहीं हो सकता, है ना। घास को बकरी और फिर बकरी को मछली, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। आहार श्रृंखला का निर्माण बी कर रहा है। पता है आप लोगों को? यस। आहार श्रृंखला में सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले हमेशा उत्पादक होता है, उत्पादक होता है हमेशा। लेकिन यहाँ पर आप छोड़ दिए, यहाँ पर बकरी दे दिया गया, अलग बात है, लेकिन सबसे पहले उत्पादक होता है। नेक्स्ट बच्चों क्या लिखा गया कि एक उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ध्यान से, क्योंकि हमने देखा बच्चों खाली स्पीड बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सही होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पीड में एक को क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप, पता है ना आपको कि एक एक नंबर के लिए बिहार बोर्ड में टॉपर छूटते हैं, आपके गांव के टॉपर छूटते होंगे एक एक नंबर के लिए। तो आप गलती मत कीजिए, एकदम शांति से, टाइम है आपके पास। एक उत्तल लेंस है तो प्लस देंगे, 20 सेंटीमीटर फोकस है तो f बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया। आगे पढ़ो क्या लिखा गया, इसकी क्षमता क्या होगी? मैंने आपको बताया ना कि क्षमता निकालने के लिए पावर इज इक्वल टू होता है 100 बटे, सेंटीमीटर में दिया है तो 100 बटा f का मान है 20, तो 20 पंजे 100, प्लस में होगा, उत्तल है तो प्लस में, तो 5D आपकी आंसर होगा। देख लो ध्यान से, प्लस वाला आंसर, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, क्योंकि उत्तल, प्यारे बच्चों सॉरी, ये सही हुआ, इनमें से कोई नहीं। ये उत्तल जो होता है ना वो हमेशा प्लस में होता है और क्षमता प्लस में 5D होगा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में आ गए। क्वेश्चन लिखा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? माफ करना बच्चों, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो कृपया आप लोग इस पर, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, ठीक है ना। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है बता दो। तो चलो हम पूछ देते हैं लंबा भाग को काट करके कि आहार नाल, क्या लिखा है कि आहार नाल का सबसे अंतिम भाग कौन सा होता है? बताओ, सबसे अंतिम भाग कौन सा होता है? बताओ, सबसे अंतिम भाग। क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, आंसर भी ऑप्शन के अनुसार नहीं। तो बच्चों पता है आप सभी को कि आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है कौन सा? बोलो, सबसे अंतिम होता है मल द्वार। क्या होता है? मल द्वार, मल द्वार होता है। या अगर आप लोग कहते हैं बड़ी आंत तो भी मान लेंगे, क्योंकि बड़ी आंत का भी है ना, बड़ी आंत का ही 2 पार्ट है, उसी में से एक पार्ट है मल द्वार। बड़ी आंत का 2 पार्ट होता है, पहला होता है बच्चों कोलोन, याद है आपको? यस सर, पहला होता है कोलोन और दूसरा होता है क्या? मल द्वार, है ना, मल द्वार। तो हम मल द्वार को या फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या आता है कि अपघटक का उदाहरण कौन सा है? लगता है जी एक जगह से 2 क्वेश्चन उठ गए हैं। अपघटक का उदाहरण कौन सा है? तो मैंने अपघटक पढ़ाए थे, जो अंतिम रूप से मरी हुई चीजों को खाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। कवक और जीवाणु, कवक, जीवाणु या गिद्ध पढ़ाया था मैंने, बोलो हाँ। गिद्ध या लोमड़ी, लोमड़ी, ये सब मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अपघटक, अपघटक कहलाते हैं। और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण। इसीलिए पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं? जितने भी पेड़ पौधे हैं हम इसे कहते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? अपसारी लेंस कहलाता है। लगता है जी 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको करते जाना, क्योंकि हम क्वेश्चन एक में बहुत सारी चीज बताते हैं। बच्चों अपसारी क्या मतलब होता है? यह अवतल होगा। क्या हुआ? अवतल, अवतल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर अभिसारी पूछता, अभिसारी, तो होता उत्तल, उत्तल, क्योंकि यह किरणों को अपसारी कर देता है ना। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं कि किरणपुंज कितने तरह के होते हैं? किरणपुंज, किरणपुंज कितने होते हैं बच्चों? तो किरणपुंज होते हैं 3। याद है आप सभी को? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सौर कुकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आप देखेंगे सौर कुकर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है? एक दर्पण लगा होता है और फिर वहीं के अंदर में खाना हमारा बनता है। तो सौर कुकर में हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में भी उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा होता है, रोगियों के, है ना, नाक कान मुंह की जांच करने में। होता ही नहीं होता? यस। हम लोग अपने घरों में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो समतल दर्पण घरों में यूज करते हैं। उत्तल दर्पण कहाँ लगता है? गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर में लगता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था
किसके द्वारा पंप होता है? तो प्यारे बच्चों यह होता है निलय के द्वारा। ये लगता है ना कि टाइपिस्ट ने एक क्वेश्चन को 2 बार रख दिया है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसके हिस्से हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो पॉन्स है और मेंडुला है ना, मेंडुला होगा, मेंडुला और अनुमस्तिष्क किस मस्तिष्क के हिस्से हैं? भले लोग कंफ्यूजन करते हैं इस क्वेश्चन में कि यह किस मस्तिष्क का हिस्सा है। तो आप याद कीजिएगा मेंडुला और पोन्स और अनुमस्तिष्क जो है सबसे लास्ट में होते हैं बच्चों। यह हमारे पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क, तो सबसे बड़ा होता है बच्चों, सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्या होता है? सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है। कितना होता है? 2/3 हिस्सा। 2/3 हिस्सा हमारा सेरिब्रम ही होता है। और सबसे छोटा होता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है? मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब क्रिया ऐसी होती है बच्चों जो अपने आप हो जाए, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो, जैसे छींक, ठीक है ना, जैसे छींक बच्चों, है ना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। उल्टी, उसको रोक नहीं सकते। पसीना निकलना, इस जो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, पलक का झपकना, जिसे हम रोक नहीं सकते, हम उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, वमन मतलब उल्टी होता है। उल्टी, उल्टी क्या है बच्चों? अनैच्छिक क्रिया, इसे हम रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, है ना। लार आना, इसे भी रोक नहीं सकते, ये अपने आप हो जाता है ना। हृदय का धड़कना रोकोगे क्या? नहीं, हृदय का धड़कना रोक लोगे तो बस नहीं रोक पाओगे, कभी नहीं रोक पाओगे, ठीक है ना। चलिए इसी के बीच प्यारे बच्चों एक शानदार सा मोटिवेशन हो जाए, बहुत ही शानदार सा मोटिवेशन, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो जीवन में अगर आपको प्यारे बच्चों हमेशा जैसे भोजन जरूरी होता है ना, इसलिए हमारे लिए मोटिवेशन भी उतना ही जरूरी होता है जितना आपको प्यारे बच्चों शरीर के लिए भोजन चाहिए। पढ़िए क्या लिखा है। कहते हैं वक्त तू कितना भी, है ना, कहते हैं कि वक्त तू कितना, है ना, कितना भी सता ले, वक्त तू कितना भी सता ले हमें माँ कसम, हमें वक्त तू कितना भी सता ले हमें माँ कसम, एक मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम, एक मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि आपके साथ जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा होगा, बस आपको क्या करना है? लगातार मेहनत करना है, मेहनत करना है लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? मैंने बताया था भाई मेरे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है ना। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ पर? वृषण में। चलिए इस क्वेश्चन को हम चेंज करके आपसे ये पूछते हैं, है ना, कि मानव में कितने शुक्राणु होते हैं? माफ कीजिए बच्चों, मानव में कितने शुक्राणु नहीं, मानव में कितने वृषण होते हैं? मानव में 2 वृषण होते हैं। कितने होते हैं? 2 वृषण। और इसका वजन भी मैंने बताया था आपको, जल्दी बताना वजन कितना होता है। यस, इसका वजन भी मैंने आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों की, है ना, इसका वजन कितना ग्राम तक हो सकता है, यह फिर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? बेस्ट क्वेश्चन है। लिंग गुण सूत्र, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? प्यारे बच्चों पुरुष में अगर आप देखोगे, पुरुष में होता है XY, यह पूर्ण जोड़ा नहीं है। मादा में अगर हम देखेंगे तो X और क्या होता है? X, ठीक है। तो यह पूर्ण जोड़ा अगर आप पूछें तो किस में आता है? मादा में। ऐसे भी आपको पता है कि मानव के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो टोटल 23 होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 तो सबके सेम होते हैं जोड़े में, और 2 ही अलग अलग होता है। इसमें ये होता है पुरुष में और ये होता है मादा में। तो पुरुष में जोड़ा नहीं बन पाता क्योंकि अलग अलग है, ये X है, Y है, यहाँ पर XS है। तो पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? याद रखना हमेशा स्त्री में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ का मतलब आप सब लोग भली भांति जानते हैं, जो गल सके, जो अपघटित हो सके। बताइए कौन सा है इसमें, जल्दी से ऑप्शन में कौन सा है, ठीक है। जैव निम्नीकरण, घास, पुष्प और चमड़ा, ये तो बिल्कुल गल जाएंगे। तो ये है बच्चों जैव निम्नीकरण। अगला पढ़ो, घास, लकड़ी, प्लास्टिक नहीं गलेगा, ये गलत बात है। फसलों के छिलके तो गल जाएंगे। केक, रबर नहीं गलता है, याद कीजिए रबर नहीं गलता है, उठा के फेंक देना, 10 साल बाद भी वैसा मिलेगा, ये है ना। क्या लिखा है? केक, लकड़ी और बच्चों घास, ये तो गल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केक भी गल जाएगा, केक भी अगर आप फेंकेंगे तो गल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए और डी दोनों सही है।
तो सर यहाँ पर ऐसा कैसे होगा कि ए और डी दोनों सही है? बच्चों हो सकता है ऑप्शन में कहीं पर टाइपिस्ट से कुछ मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसके अनुसार से हमें लग रहा है। अच्छा चमड़ा नहीं गलेगा ना? चमड़ा गलेगा? चमड़ा भी नहीं गलता है बच्चों, चमड़ा भी मेरे ख्याल से नहीं गलेगा, ठीक है। चमड़ा भी नहीं गलेगा ना, चमड़ा भी नहीं गलेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चमड़े के ढोल वगैरह बनते हैं, हम लोग देखा है ना। चमड़ा के क्या बनते हैं? ढोल बनते हैं कि नहीं? तो ये भी जल्दी नहीं गलते। तो इसके अनुसार से अगर देखें तो ऑप्शन डी ही सही होगा, केक, लकड़ी और घास, केक, लकड़ी और घास। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा गया है कि Zn+ में CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट में अगर जिंक डाला जाए, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक डालते हैं, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक डालते हैं, हमने पढ़ाया आपको कि कॉपर सल्फेट में, ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक डालते हैं तो जिंक क्या होता है? कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण से यह बनाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और प्लस में अलग होता है कॉपर, क्या होता है? कॉपर अलग होता है ना। कॉपर क्या होता है? अलग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए आपकी कितनी तैयारी है, आप यहाँ से अंदाजा लगाइए। क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नापने के लिए किया जाता है? बताइए किसका उपयोग? पहले बच्चों ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर का। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, यहाँ पर गलत लिखा गया है। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, हाथ में ला करके उसको डॉक्टर ऐसे ऐसे दबाते हैं, ठीक है। और हमारा बीपी नॉर्मल कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल 120 बटा क्या होना चाहिए? 80 mmHg, ये हमारा बीपी होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है ना। 180 क्या है? हमारे ब्लड का जाने का स्पीड और वापस आने का 80 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 बहुत करीब आ चुके। कहते हैं कि रक्त का कौन सा अवयव, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों में रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कौन सा अवयव है जो रक्त को थक्का बनाता है? बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि थक्का बनाता है? आप लोगों ने पढ़ा था विटामिन के बच्चों, जो रक्त में थक्का बनाता है, विटामिन के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर विटामिन नहीं पूछा, और क्या होता है? तो बच्चों प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त में थक्का बनाता है। याद आया प्लेटलेट से एक और बच्चों, प्लेसेंटा का क्या काम होता है? बताओ। प्लेसेंटा औरत के, है ना, औरत के गर्भ में एक होता है प्लेसेंटा, इसका क्या काम होता है? यस बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। प्लेसेंटा का काम होता है बच्चे को भोजन देना। याद है आप लोगों को कि जो बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसको भोजन माँ के प्लेसेंटा से मिलता है। याद आ गया? यस। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों की अवटु ग्रंथि। क्या है? अवटु ग्रंथि, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों थायराइड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थायराइड। अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड बच्चों, और एक होता है पाराथायराइड, है ना, एक होता है पारा अवटु मतलब कि पाराथायराइड। तो बच्चों थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होता है, ठीक है ना, कहते हैं कि अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्यारे बच्चों थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है उसमें आयोडीन, क्या निकलता है? आयोडीन। आयोडीन का मतलब बच्चों उसके लिए सोडियम चाहिए। क्या चाहिए? सोडियम चाहिए, ठीक है ना, सोडियम। उसके लिए भाई मेरे क्या चाहिए? सोडियम चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या चाहिए? सोडियम, सोडियम चाहिए, है ना। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? सोडियम चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस ग्रंथि के फूलने से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि अवटु ग्रंथि के फूलने से कौन सा रोग होता है? बताओ। अवटु ग्रंथि के फूलने से होता है हमें घेंघा रोग। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। इस ग्रंथि के फूलने से आपको 100% याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा ऐसा हिस्सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो बच्चों अंडाशय है, गर्भाशय है ना, डिम्ब वाहिका है, शुक्र वाहिका नहीं होता है क्योंकि यह पुरुष में होता है। कहाँ होता है? पुरुष में यह पार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो वंश हैं उसके नियमों का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो प्यारे बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। आप मुझे ये बताइए कि मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था? तो बच्चों इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था। और इन्होंने मटर के कितने गुणों को चुना था? 7 गुणों को। 7 जोड़े पौधे लिए थे, यानी कि 7 दूना 14 पौधे। मेंडल ने डबल टी से किस पौधे को दर्शाया था? तो बच्चों मेंडल ने डबल टी से शुद्ध लंबे पौधे को दर्शाया था। शुद्ध लंबे पौधे को, एक बड़ी टी एक छोटी टी बोले तो अशुद्ध लंबा पौधा, अगर दोनों है ना दोनों छोटी टी बोले मतलब बच्चों शुद्ध बौना पौधा। ये शुद्ध बौना पौधा है, याद रखिएगा।
यस, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था पता है आप सभी को? रॉबर्ट हुक ने बच्चों कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। आगे आता है बच्चों चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? इन्होंने बच्चों डार्विन का सिद्धांत दिया था, डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। और हम कह सकते हैं उपार्जित का सिद्धांत। उपार्जित का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था बच्चों, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने पुस्तक लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पेसेज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसेज है ना, ओरिजिन ऑफ स्पेसेज है ना, स्पेसेज नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखा था। और प्यारे बच्चों हमने बताया था कि मानव का सबसे करीबी कौन है? मानव का सबसे करीबी कौन है बच्चों? तो मैंने बताया था चिंपैंजी। चिंपैंजी इसका सबसे करीबी है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा गया है लास्ट क्वेश्चन की, स्त्रियों के लिए लेना, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म कौन सा होता है? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म कौन सा होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो पहले बच्चों स्त्रियों में होता है XY। क्या होता है? XY स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। और आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक और है बच्चों, जिसका जवाब आप सभी को नीचे देना है। सब लोग बहुत बढ़िया से जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। कि ये बताइए कि बच्चे का लिंग किस पर निर्भर करता है? बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है? माता पर या पिता पर, ठीक है ना। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहला एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अभी के अभी, क्योंकि इसके करने के लिए बच्चों सिर्फ हम आपके लिए मेहनत करते हैं पूरी दिन। तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उसे शेयर कीजिए, क्योंकि देखो बच्चों ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, बांटोगे जितना उतना बढ़ता है। और अपने दोस्तों में ज़रूर दीजिए, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करना होता है लाल वाले बटन को दबा के। नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब का भी जो रस्म होता है इसको पूरा कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए 10th क्लास में पढ़ते हैं तो रामबाण साबित होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि अगर है ना हमारी इस वीडियो का ना आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप 2 सेकंड निकाल करके अपने जीवन का, या फिर मान के चलो ना 30 सेकंड लगता है कमेंट करने में, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपका ये हमारा प्रयास कैसा लगा। क्या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला? क्या आपकी तैयारी हुई? और आपने कितने स्कोर किए? आपका स्कोर क्या रहा? आपका स्कोर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे पेड क्लास में नहीं जुड़े हैं, और आप अभी तक हमारे पेड क्लास में जुड़े नहीं हैं और नोट्स नहीं लेने हैं, तो प्यारे बच्चों आप याद रखना कि आपको सबसे कम फीस में हम जोड़ते हैं, फ्री नहीं देते, क्योंकि इसमें फ्री वाली चीज़ आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो। तो जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, हम एक नंबर देते हैं, इस पर आप मैसेज कीजिए 7700879453, ठीक है ना। नंबर है हमारा, ध्यान से देखिएगा 7700879453। इस नंबर पर आप अभी मैसेज कीजिए, ठीक है ना, या फिर आप अभी कॉल कीजिए, है ना। और इसके लिए मात्र आपको फीस देना पड़ता है 251 रुपये 1 साल के लिए। हम आप सभी से कहते हैं जो लोग भी नहीं जुड़े हैं इस पर जुड़ जाइए। आपको जितना लेट से आप जुड़ेंगे आपको उतना नुकसान होगा। तो आपकी फ़ायदे के लिए 250 रुपये, आपको पता है ना, ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर, ठीक है ना। इतने में 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है अब, ठीक है। जय हिंद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें अगली सीरीज और लेके आनी है या फिर नहीं लानी है, आप लोग मुझे बताना। 2 वीडियो हुआ है, इसका पहला वीडियो इसके नीचे, उसको देख लीजिए, दोनों वीडियो देख लीजिए। आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि दोनों वीडियो से लगभग 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, 10 से 15 नंबर तो ये है ना, बस यही दोनों वीडियो से आपके एग्जाम में फिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर जो क्लास होगा तो आप लोग को है ना पेड व्हाट्सएप क्लास में बता दिया जाएगा कि अगर है ना कि नेक्स्ट क्लास कब होने वाला है। लव यू बच्चों।